नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बड़ा शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीरा तो कतरा एक खून निकला। ये शेर बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग के लिए बड़ा फिट बैठता है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग बड़ी खास मानी जा रही थी। चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने आए थे और मीटिंग से पहले माहौल भी ऐसा बन गया था मानो मोदी चुनावी रण के लिए अपनी नीति और टीम फाइनल करके ही रहेंगे। लेकिन मोदी आए और बिना कोई छाप छोड़े चले गए। मोदी के फीके शो में जो कसर बची थी उसे लालकृष्ण आडवाणी ने नागपुर में पूरी कर दी। आडवाणी बीजेपी की चुनावी रणनीति पर आरएसएस हाईकमान से चर्चा करने नागपुर गए। खबर यह भी है कि शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी इसी मकसद से नागपुर जा रहे हैं और उसके बाद मोदी का भी नागपुर दौरा हो सकता है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या दिल्ली में मोदी इसलिए फीके रहे क्योंकि रणनीति का असली रंग संघ को ही तय करना है, या फिर आडवाणी फॉर्म में लौट आए हैं और उन्होंने मोदी का दिल्ली का एजेंडा कम से कम फेल करवा दिया है। बीजेपी की उम्मीदों की नैया पार लगाने की पतवार हाथ में थामने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली आए और आकर चले भी गए, लेकिन नतीजे के नाम पर मेल मुलाकात की चंद तस्वीरों के अलावा कुछ भी सामने नहीं आया। मोदी जी। नरेंद्र मोदी जब गुरुवार को दिल्ली पहुंचे तो शोर यही उभरा कि चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर मोदी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने आए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद मोदी अपनी टीम की रूपरेखा तय कर लेंगे। लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आए बीजेपी नेता अनंत कुमार ने दुनिया जहान की बातें की। फूड सिक्योरिटी से लेकर पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल तक पर हमला बोला, लेकिन बताने से कन्नी काट गए कि मोदी के साथ मंथन से क्या निकला। वो बात कर चुका उस बैठक में जो होगा वो हम जरूर बताएंगे ना आपको। ठीक है, धन्यवाद जी। मोदी चुनावी रणनीति बनाने के लिए दिल्ली आए थे। रणनीति तो बनी, लेकिन दिल्ली में नहीं बल्कि नागपुर में, जहां लालकृष्ण आडवाणी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ लंबी चर्चा की। आज मैं यहाँ पर नागपुर आया हूँ तो भैया जी जोशी और मोहन राव भागवत जी के साथ दोनों से मिल करके 2 बार अच्छी खासी बातचीत हुई। आज की मेरी नागपुर यात्रा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, देश की राजनीति की दृष्टि से भी बहुत सार्थक साबित होगी। संघ के नेताओं के साथ समय बिताने के बाद आडवाणी निश्चिंत दिखे, लेकिन बीजेपी के लिए ये सवाल चिंता बनकर सामने आ गया कि अगर बीजेपी की रणनीति संघ मुख्यालय में ही तय होनी है तो फिर मोदी की भूमिका क्या होगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आडवाणी ने बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद संघ के नेताओं से क्या बात की। खबर ये भी है कि शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी नागपुर में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रविवार को नरेंद्र मोदी भी नागपुर जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि मोदी के दिल्ली आने का मकसद क्या था। अगर वो अमित शाह से मिलने आए थे तो ये काम तो गांधीनगर में भी हो सकता था। वरुण गांधी, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात के लिए भी मोदी को दिल्ली आने की जरूरत नहीं थी। अगर मोदी अपने चुनाव अभियान की रणनीति पर मुहर लगवाने दिल्ली आए थे और उनके नेतृत्व में बीजेपी एकजुट है, तो फिर बीजेपी नेताओं को बारी बारी से नागपुर क्यों जाना पड़ रहा है। नागपुर में राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सबसे बड़ा सवाल, अपनी छाप क्यों नहीं छोड़ पाए नरेंद्र मोदी। याद कीजिए उनका एसआरसीसी का भाषण, याद कीजिए उनका कोलकाता का भाषण, याद कीजिए उनका वो भाषण जो अहमदाबाद में उन्होंने गुजरात में जीत के बाद दिया था, जब कहा जा रहा था मोदी पीएम पीएम। सवाल ये है कि मोदी कल आए लेकिन छाए नहीं। क्यों नहीं छाए, इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ
सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला मुंबई से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जो कि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं वो जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हैं जो लगातार नागपुर और संघ पर नजर बनाए हुए हैं, अनीश अहमद कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जैन साहब आपसे आए लेकिन छाए नहीं मोदी साहब। दीपक जी, ये आपका आउटलुक हो सकता है, हर जगह छाने की बात नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जिसमें 10 और 12 लोग रहते हैं, जिसमें 12 लोगों में से 2 लोग थे नहीं बाहर, 10 लोगों की बैठक में छाने और न छाने का कोई प्रश्न नहीं है। ये बैठक क्लोज डोर बैठक होती है। इस बैठक में आगे के भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या रणनीति होगी, कि क्या कार्यक्रम होंगे, इस पर चर्चा होती है। तो इसमें छाने और न छाने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड के अहम सदस्य हैं और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी बातें भी रखी होगी और बाकी सब लोगों ने भी चर्चा की है। लेकिन इसमें कोई बात बाहर आने की या इसमें कोई बात फैलाने की तो होती नहीं है। मंथन होता है, उसके बाद जो निकला वो अनंत जी ने अपनी प्रेस में दे दिया। तो इसमें छाने और ना छाने का कोई कारण नहीं। डॉक्टर साहब वही कहा जो कई दिनों से बीजेपी कह रही थी, पवन बंसल, फूड सिक्योरिटी बिल, ये वोट सिक्योरिटी बिल बन गया है। कहने को नया कुछ नहीं था बीजेपी के पास इतनी बड़ी बैठक के बाद। नहीं, इतनी बड़ी बैठक में उत्तराखंड पर चर्चा हुई, उत्तराखंड के लिए कलेक्शन पर चर्चा हुई, उत्तराखंड के लिए शोक प्रस्ताव रखा जाएगा 16 तारीख को, उसकी चर्चा हुई। फूड सिक्योरिटी बिल बहुत अहम चीज है और जिस प्रकार कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल लाई है, ये फूड सिक्योरिटी बिल लाने का तरीका ये देश के साथ छलावा है, पार्लियामेंट की अवमानना है। ये बहुत अहम मुद्दा है कि आखिर संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस किस तरह से नेस्तनाबूद कर रही है। अब संसद को भी कांग्रेस नहीं मान्यता दे रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि अध्यादेश लाने का ये समय नहीं था। 4 साल में नहीं किया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। सुन लिया हमने, अध्यादेश लाकर। डॉक्टर साहब सुना है, बौद्धिक होता जा रहा है मुद्दा है दीपक जी। डॉक्टर साहब बौद्धिक होता जा रहा है। हम असल मुद्दे पर पार्लियामेंट के चुनाव नहीं, असल मुद्दा यह है 2014 के चुनाव के बारे में भी इस रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस रणनीति पर भी चर्चा। मनीष भाई, आए मोदी छाए नहीं, क्यों, कारण क्या था? देखिए, मोदी यहाँ क्या कर पाते? जब आडवाणी बैठे हुए हैं, एक संदेश देने की बात हो रही है, यहाँ कुछ नहीं कर पाए, देश में क्या कर पाएंगे? और इससे आज आडवाणी की जो मोहन भागवत और संघ के भैया जी जोशी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, सर कार्यवाही, उनके साथ जो दीपक भाई जो 7 घंटे की बैठक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई है कि आडवाणी को लेकर जिस तरीके से एक पिक्चर, एक तस्वीर खड़ी की जा रही थी कि आडवाणी संघ से दूर हो गए, आडवाणी की संघ के बीच बन नहीं रही है, तो इस बात को खत्म करने के लिए आडवाणी आज खुद नागपुर के मोहितेवाड़ा संघ मुख्यालय में जाकर 7 घंटे बैठकर ये संदेश दिया है कि हमारे दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है और 7 घंटे की बैठक के बाद हम साथ हैं। नहीं, हम साथ हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के साथ आडवाणी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यही संदेश देने के लिए कि आप जो सोच रहे हैं, फूल के कुप्पा हो रहे हैं कि आप ही सर्वे सर्वा हो गए हैं, ऐसा नहीं है। संघ आज भी मेरे साथ खड़ा हुआ है, संघ ने मुझे दरकिनार नहीं किया है। तो संदेश ये साफ जाता है कि मोदी को अभी थोड़ा रुकना चाहिए। तो मतलब अहमदाबाद क्या संदेश गया आज नागपुर से? नागपुर से संदेश साफ है, संदेश, संकेत सब कुछ साफ है कि बीजेपी में जो भी अभी कोई अगर है जो कि मायने रखता है संघ के लिए भी, वो लाल कृष्ण आडवाणी है। ये संकेत दिया है, ये संकेत दिया है। प्रेम शुक्ला जी, मोदी आए पर छाए क्यों नहीं? सामना ने तो बड़ा डिफेंड किया उनको। जी देखिए, मोदी आए और हर फल छा जाए, ये आपकी जो शुभेच्छा है वो बड़ी उत्तम लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप चाहते हैं पल पल मोदी छाते रहे और बाकी कोई छाए नहीं। लेकिन कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, उसमें रणनीति तय होनी थी। रणनीति जो है उसको आकर बाहर मंच पर खड़े होकर सुर संग्राम की मुद्दा में उसको गाया जाए, इसकी आवश्यकता मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल को नहीं है। लेकिन इसमें एक जो सबसे सकारात्मक पक्ष है कि जो लोग कह रहे थे कि लालकृष्ण आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच इतनी बड़ी खाई खुद गई है कि उस खाई को कोई पाट ही नहीं पाएगा, वो खाई पता नहीं कल कहां लुप्त हो गई।
और उस खाई के लुप्त होने के बाद आज जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी बैठे हैं, कल राजनाथ सिंह जी जाने वाले हैं और आपके सूत्रों का यह दावा भी है कि नरेंद्र मोदी जी भी वहां पहुंचने वाले हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय की 1998 के बाद इतनी महत्ता स्थापित होना, ये हिंदुत्व के प्रति जो है सीधा साधा जो फैसला ले लिया गया है, उसका जो संकेत जा रहा है, उससे सामान्य कैडर को निश्चित तौर पर बल मिलेगा। अब उसमें कौन छा रहा है और कौन नहीं छा रहा है, ये तो राजनीतिक दल में समय के अनुकूल और जो है जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार कभी आडवाणी छा जाया करते हैं, कभी वाजपेयी जी छा जाया करते हैं, कभी कल्याण सिंह बहुत छा जाया करते थे। मोदी जी आजकल छाए हुए हैं, आडवाणी जी की छाया समाप्त नहीं हुई है, वो भी छाए हुए हैं और ये सब छाए रहे, यही भारतीय जनता पार्टी की कामना होगी। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी इस छाए जाने की जो भावना है उसके प्रति जो है बड़ा जो है सुखद अनुभूति प्राप्त कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत तो ये है ना, दिक्कत तो ये है ना प्रेम शुक्ला जी, सारे दल भाग जाने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत तो ये है ना, आप लोग टूट रहे हैं। एनडीए 3 दलों का संगठन बन के रह गया है, जिसमें शिवसेना 10-12 सीटें ले आएगी, अकाली दल 8-9 सीटें ले आएंगी। 272 कहां से होगा? आप टूट रहे हैं, कांग्रेस जुड़ रही है, आज उसने जेएमएम को भी जोड़ लिया। 182 का फिगर, 182 का अंक, 181 सीटें 1998 में इन्हीं तीनों साथियों के रहते हुए आई थी। समता पार्टी तब सिर्फ 6 सांसद ले आई थी और समता पार्टी ने तब यह भी कहा था, तब उसको हिंदुत्व पर कोई आपत्ति नहीं थी। तब नीतीश कुमार जी 1995 में जब भारतीय जनता पार्टी के मुंबई स्थित राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रधानमंत्री तय कर रहा था। तब कहा जा रहा था कि आडवाणी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहमति लेकर, आदरणीय रज्जू भैया जी से सहमति लेकर वाजपेयी जी को जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया है। आज फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो महत्ता स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हिंदुत्व पर पूरी तरह से लौट आने पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विचार कर लिया है। और जब भी नागपुर से शंख बजती है, तब वो चाहे 1977 रहा हो कि विलय कर दो लेकिन कांग्रेस को हटाओ। अच्छा, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, फिर सुन लीजिए नागपुर में क्या हुआ है। एक मिनट अली अनवर जी के पास जाऊं, आपने नीतीश कुमार जी का भी नाम लिया, पहले सुन लीजिए नागपुर में क्या हुआ है। मनीष अवस्थी बताएंगे आपको नागपुर में क्या हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, आप जानते होंगे मनीष अवस्थी जी को, वो नागपुर से ही आते हैं। मनीष। प्रेम जी, आपको ये पता है आज की जो बैठक हुई है उसमें हिंदुत्व चर्चा नहीं हुई है, बात हुई है राष्ट्रवाद की। मोहन भागवत ने आडवाणी जी को ये हिदायत देकर भेजी है कि आप बात राष्ट्रवाद की करें और राष्ट्रवाद में कहीं हिंदुत्व न झलके और आप ये सारी बातों से अपने आप को दूर रखें। और दीपक भाई, आज जो सबसे बड़ी चीज, इतने सालों से मैं संघ को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, आज जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दी है कि अब संघ खुद चुनावी राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगा है। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के सबसे बड़े नेता बाहर निकलकर आकर कह रहे हैं। तो संघ से आप ये अगर कहते रहे हैं कि संघ का राजनीति से कोई नहीं लेना देना, संघ राजनीति कर रहा है, चुनाव की रणनीति बनी है, चुनाव पर बातचीत हुई और आडवाणी जी ने कहा है इसके पहले राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे डॉक्टर अनिल जैन, आपको सफाई देना है, आप सफाई दीजिए, लेकिन मैं आडवाणी जी के वो बाइट क्यों करके रखने को बोलूंगा अपने प्रोड्यूसर को। चलिए सुना देते हैं, डॉक्टर जैन आपको सुनाते हैं कि आडवाणी जी ने क्या कहा है और चुनाव को लेकर, संघ को लेकर क्या कहा है। देखिए, सुनिए, फिर आपकी टिप्पणी लेंगे। आज मैं यहाँ पर नागपुर आया हूँ तो भैया जी जोशी और मोहन राव भागवत जी के साथ दोनों से मिल करके 2 बार अच्छी खासी बातचीत हुई और मैं मानता हूं कि इस बातचीत से भी हमको इस बात का सामर्थ्य मिलेगा, ताकत मिलेगी कि हम देश की राजनीति में आने वाले दिनों में जब लगातार 5-6 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हम उनमें
परिवर्तन लाकर के देश को सही दिशा में ले जाने में समर्थ होंगे। और इस कारण भी मुझे लगता है कि आज की मेरी नागपुर यात्रा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, देश की राजनीति की दृष्टि से भी बहुत सार्थक साबित होगी। डॉक्टर अनिल जैन, राजनीति, चुनाव, परिवर्तन और सार्थक बातचीत, तो मुझे तो लग रहा है अब कैंपेन कमेटी के चीफ नरेंद्र मोदी नहीं, मोहन राव भागवत हो गए। नहीं, दीपक जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के, अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अडवाणी जी स्वयंसेवक पहले हैं, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में बाद में गए हैं, ये अडवाणी जी ने स्वयं कहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी का निरंतर वार्तालाप हुआ है, संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुआ है। किसी भी समय पर देश के किसी भी राजनीतिक परिस्थिति में हमेशा ही हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये होता ही रहता है। चुनाव बोल रहे हैं, आप तो बोलते हैं चुनावी राजनीति में संघ की कोई रुचि नहीं है, राजनीति में संघ की कोई रुचि नहीं है, आप तो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। यहाँ तो सीधे सीधे चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है। संघ नहीं, चर्चा जिससे देश की राजनीति, देश का भविष्य बदलेगा, उस सब विषयों पर चर्चा होती आई है, होती रहेगी और होती है और हुई है। चर्चा का अर्थ नहीं है कि संघ चुनावी राजनीति में आ रहा है। चर्चा का अर्थ चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित भूमिका है। डॉक्टर साहब, ये कैसा बनाया जाए, डॉक्टर जैन, ये कैसा विरोधाभास है कि संघ सक्रिय राजनीति में नहीं आ रहा, आपके जरिए आ रहा है। आपके नेता कहते हैं कि संघ का हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं, संघ हमारी नीतियों को नहीं बनाता। और आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता बाहर निकलकर ये कहते हैं संघ की 7 घंटे की मुलाकात के बाद कि हाँ, चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। चर्चा हमेशा हुई है मनीष जी, आपकी जानकारी के लिए 1951 से जब से जनसंघ बना है तब से चर्चा होती आई है, चर्चा हमेशा हुई है। चर्चा का अर्थ नहीं है कि संघ सीधे चुनावी राजनीति में भाग ले रहा है। चुनावी राजनीति में भाग जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और लेते रहे हैं। चर्चा होने का अर्थ देश की राजनीति इस समय करवट ले रही है, ट्रांजिशनल फेज में है, चर्चा होना आवश्यक है। चर्चा हुई है और कल भी चर्चा होगी, परसों भी चर्चा होगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, संघ की साल में 3 प्रमुख बैठकें होती हैं। उन तीनों बैठकों में जो जुलाई की बैठक होने वाली है अमरावती में, 11 तारीख से होने वाली है अमरावती में, उन अमरावती में उन बैठकों से पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता संघ के प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और ये होता आ रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश के विषय में आज के संदर्भ में चर्चा हमेशा होती आई है, होती रहेगी। इसमें कोई गलत अर्थ या सीधे संघ राजनीति में कूद रहा है, इसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए। संघ जो काम कर रहा है डॉक्टर निर्माण का, मनुष्य निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, वो करता रहेगा। चलिए, और अच्छा राष्ट्र निर्माण करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी डॉक्टर जैन साहब। लेकिन अली अनवर जी भी जुड़े हुए हैं जनता दल यूनाइटेड से। अली अनवर जी, अब आपको नहीं लग रहा कि नागपुर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और अब नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन नहीं रहे बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो गए? चौरसिया जी, हम आप ही लोगों की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तलाक, जब जिसको हम लोगों ने तलाक दे दिया, अब उसका ख्याल सपने में भी लाना हमारे लिए गुनाह है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये किसी भी सियासी पार्टी के लिए यह शर्मनाक स्थिति है कि वो अपने निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र नहीं है। बाहर से कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कि शर्मनाक निर्णय कौन ले रहा है? वो अपने को एक सांस्कृतिक, ये किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं? शर्मनाक कैसे हो सकता है? सुनिए, आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे निर्णय लेगी? आप बीच में अली अनवर बताएंगे। नहीं, ये आप बात सुनिए ना, आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल चुके हैं, आप सुनिए ना, ये कैसे कह सकते हैं? आप सुनिए ना,
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसका फैसला कोई दूसरा ले, ये शर्मनाक, इससे स्थिति ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी के अंदर। इसका मतलब कि आपकी कोई दूसरा फैसला नहीं लेता, ये गलत है। आपका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, गलत आरोप लगा रहे हैं, कोई कहीं और है। नहीं, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, आपके पास तो कंट्रोल ही नहीं है। आपकी पार्टी तो बदल कंट्रोल के पार्टी है। जामा मस्जिद में जाके सिर के बल सिर नवाएंगे, ये चलेगा वो सेकुलरवाद है। अरे एक एक करके भैया, एक एक करके इनका जो है डेमोक्रेसी है, ये इनके समता का है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है, ये शर्मनाक स्थिति है। अरे डेमोक्रेसी कौन सी जो पाकिस्तान में जाकर मुसलमानों को तय करने वाले आप कैसे हो सकते हैं? कौन सी डेमोक्रेसी? अरे 2 हफ्ते पहले आप दोस्त थे भाई, ये तो मत भूलिए, देश के सामने 2 हफ्ते पहले आप दोस्त थे। पार्टी को बिहार के अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने वाले लोगों से थे जो गले लगाते थे, जो शर्मनाक कहेंगे वो दोस्ती क्या करेंगे? अली अनवर आप पर निशाना है ये। यही खुल करके जो हो रहा है, ये छुप छुप करके पहले थे, अब खुल करके आ रहे हैं कि सारा संचालन हम कर रहे हैं। तो कीजिए, इससे लेना देना हम लोगों की दाढ़ी में तेल लगाओ तो अच्छा है, नागपुर चले जाओ तो गलत है। ये बंद होना चाहिए भाई, नहीं सकते सेकुलरवाद के नाम पर जवाब देना पड़ेगा अली अनवर जी। सेक्युलरवाद के नाम पर नागपुर जाना क्या गलत है? कल्पना आपकी है, आप धर्म आधारित राज्य बनाना चाहते हैं, आपके ये वसूल की बात है, सिद्धांत की बात है। अरे जो इस्लामी विश्व में भी जातिवाद ला दिया अली अनवर जी, आपने तो भाई मुसलमानों में भी जातियां खड़ी कर दी। जो हजरत इकबाल कह रहे थे हमारे यहाँ जाति नहीं है, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, वहां की ये दशा है। बैठाते हैं तो ऐसे तो डिस्कशन नहीं ना होता है, ऐसे डिस्कशन नहीं होता है। जब वो बोल रहे हैं तो हम नहीं बोले, हम बोले तो वो नहीं बोले। चलिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक करके बोले। पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा था। प्रेम शुक्ला जी, कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन भावनाओं पर काबू पाना इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। अली अनवर जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। हम लोग कंट्रोल किए पड़े हैं और हम ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। शिवसेना कंट्रोल में आजकल। वाकई शिवसेना कंट्रोल में है, बिल्कुल सही बोला मनीष भाई ने कि शिवसेना बहुत कंट्रोल में है। अली अनवर जी, ये बात तो आपको 17 साल से पता थी कि इनके फैसले नागपुर से होते थे, तब आपको आपत्ति क्यों नहीं थी? देखिए, बालिग होता है 18 साल में, मतलब लड़कपन में कुछ भी कर जाइए, में ये रिश्ता खत्म हो गया। मतलब किशोरावस्था में की गई गलती को माफ कर दिया जाए। गलती हुई है, ये गलती हुई है, ये नाबालिग का तलाक जोड़ था और ये एक खास सिचुएशन था, ये खास सिचुएशन था। अच्छा, सिचुएशन में खास क्या था ये तो बता दीजिए, तब हम बात करूंगा। सिचुएशन में खास क्या था? वही था, जंगल राज खत्म करना। जंगल राज बिहार में था, उसको खत्म करना था, यही सिचुएशन था। और कोई ये पहला मौका नहीं है। कम्युनिस्ट से लेकर के और बीपी सिंह से लेके लालू यादव से सब लोगों ने ऐसा करना पड़ा है। कोalition एरा में कभी कभी ऐसा क्षण आता है कि अनमेल गठजोड़ भी होता है। डॉक्टर अनिल जैन, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना गठजोड़ था, उसको कभी कभी कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये इनको पहले भी पता था और 77 में जब जनता पार्टी बनी और 80 में टूटी, तभी ड्यूअल मेंबरशिप पर टूटी। उसके बाद समता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोalition किया और 17 साल चला। ये केवल ईगो की राजनीति या सुविधा की राजनीति करने के लिए कह रहे हैं। और मैं आज भी कहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ अली साहब से कि ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए कल जिसके लिए आपको पछताना पड़े। चुनाव अभी पास में है, चुनाव के बाद की बहुत सारी संभावना है। आप अभी जो गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाते थे, वो आज कांग्रेस की गोद में बैठे दिख रहे हो सकता है आप वहां भी न रह पाए। इसलिए अभी सजग होकर वक्तव्य दीजिए, जब कल को रिकॉर्ड में दिखाने पड़ेंगे तो आपको परेशानी हो जाए। और आपके नेता आपसे सवाल पूछे, आपके नेता आपसे सवाल पूछे कि क्या बोल दिया। दीपक भाई, ये तो ऐसा हुआ, डॉक्टर जैन ने जो कहा है, से तीर निकल गया तो निशाने पर लगेगा।
तर्कस से निकला हुआ तीर फिर वापस नहीं आता है। और निशाने पर कौन है आपके? निकल चुका है वो निशाने पर। आपका निशाना ही नहीं है। नहीं निशाने पर। अरे डॉक्टर साहब ये तो पूछ लीजिए निशाने पर कौन है? कांग्रेस होती थी, अब कांग्रेस के साथ बैठ गए हैं। इस तीर के निशाने पर कौन है? नरेंद्र मोदी। आपको पता ही नहीं निशाने है। पर फिरका परस्ती है, नरेंद्र मोदी है। निशाने पर सांप्रदायिकता है, फिरका परस्ती है, निशाने पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी है। निशाने पर जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं नरेंद्र मोदी है ना अली अनवर साहब? अब आप देख लीजिए जो सामने आएगा की बात लगेगा। नहीं नाम बता दीजिए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। ये फिरका परस्त, देश को तोड़ने वाले, सांप्रदायिक ताकत, ये नरेंद्र मोदी है ना? आडवाणी जी के नाम पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? जो भी आएगा निशाने पर, जो भी आएगा फिरका परस्त जमात में जो भी खड़ा होगा उससे हम लोगों ने लड़ाई ले लिया है, जंग का ऐलान हो गया। नहीं तीर चल गया है, कहीं भी लग जाए। दीपक जी इनको निशाना नहीं पता है, नहीं इनका तीर चल गया है, कहीं भी लग जाए। अच्छी बात है कि आपको नहीं पता हो कि निशाना इनके पड़ोसी को भी लग सकता है, और जब लग जाएगा निशाने पर तब पता चलेगा। मनीष हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो हमारे डिस्कशन का सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो ये है कि लगातार जब से नरेंद्र मोदी पोल कैंपेन के चीफ बने हैं, कांग्रेस ये कह रही हमको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले प्रमोद महाजन भी पोल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, अरुण जेटली भी थे 2009 के अंदर। नरेंद्र मोदी एक फेंकू व्यक्ति है, दिग्विजय सिंह के शब्द हैं। और आज अजय माखन ने कहा है कि उनके जो भी ट्विटर, फेसबुक और जो अकाउंट चलते हैं और उनके जो फॉलोअर हैं, उनकी जो सोशल मीडिया की आर्मी है वो पूरी तरह से फर्जी है। सवाल ये है कांग्रेस इस ढंग से अपरोक्ष रूप से हमला क्यों कर रही है नरेंद्र मोदी पर? देखिए कांग्रेस ये जान गई है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी के भीतर ही एक मत और एक राय नहीं है, तो आखिर ये पार्टी और ये चेहरा कैसे उस पार्टी को जीत दिला सकता है। यही वजह है कि जिस तरीके से तमाम सोशल नेटवर्किंग और नरेंद्र मोदी की नेटवर्किंग के साथ जो मार्केटिंग की जा रही है, ये कांग्रेस मान बैठी है कि ये उनकी अपनी पर्सनल मार्केटिंग है, उनकी अपनी पर्सनल सोशल नेटवर्किंग है, और इसी का फायदा कांग्रेस ढूंढ रही है, तलाश रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अजय माकन के रूप में उन्होंने ढूंढ लिया है, जो कि दिन रात एक किए हुए हैं नरेंद्र मोदी की इस मार्केटिंग को पूरी तरह से परास्त करने के लिए। फर्जी सेना है ये कहना है कांग्रेस का डॉक्टर अनिल जैन। मैं ये बात बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी का इतना भय है कि रोज उठकर ये तय करते हैं कि कौन कौन लोग क्या क्या विषय पर नरेंद्र मोदी को किस किस रूप में गाली देंगे। इनके पास नरेंद्र मोदी का जितना प्रचार कांग्रेस कर रही है उतना अच्छा है, हमारे लिए और अच्छा है। दूसरा, जहां तक नरेंद्र मोदी के स्वीकार्यता का सवाल है, भारतीय जनता, मनीष जी आपकी बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी में एक बार जो निर्णय हुआ है वो निर्णय सर्वमान्य है, सबके लिए मान्य है, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और ये अभी पार्लियामेंट, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है डॉक्टर जैन, लगी ये तय हो चुका है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और जहां तक पोल स्ट्रेटजी का सवाल है, एक बैठक में एक दिन में पोल की स्ट्रेटजी नहीं बनती है, ये बार बार बैठना पड़ेगा, बार बार स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, इस प्रकार स्ट्रेटजी चलेगी। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी की जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, इस बारे में कोई दो मत नहीं है, से स्वीकार्य है। यानी डॉक्टर जैन आप ये कह रहे हैं कि रणनीति दिल्ली में बनेगी और रणनीति पे राजनीति कैसे किया जाए ये नागपुर बताएगा। नहीं, देखिए ये आपका आकलन होगा। रणनीति दिल्ली में बनेगी, रणनीति भाजपा में बनेगी, विचार विमर्श नागपुर में संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होता है, होता रहेगा, होता आया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपके लिए नई बात हो सकती है, लेकिन पहली बार डॉक्टर जैन अडवाणी जी ने पहली बार स्वीकारा है कि सक्रिय राजनीति में संघ से विचार विमर्श हुआ है, वरना हर कोई कन्नी काटता रहा है। मैं 2 दशकों से लगभग संघ को कवर कर रहा हूं, मैंने तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को नागपुर आते और जाते हुए देखा है, बातचीत की है, लेकिन यह पहली बार है इतिहास में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यह माना है कि हां चुनावी रणनीति पर बातचीत हुई है। मनीष जी, मैं संघ का प्रचारक रहा हूं जी हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी में
पिछले काफी समय से लगातार नेशनल लेवल पर एक्टिव हूं। मुझे भी इस बात का अनुमान है, जानकारी है, संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ हमेशा ही हर मुद्दे पर चर्चा होती आई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चुनाव का इस्तेमाल, राजनीति का इस्तेमाल, परिवर्तन के लिए प्रयोग का इस्तेमाल, डॉक्टर अनिल जैन मानिए आप कमजोर विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं आज। नहीं, कोई कमजोर विकेट नहीं है दीपक जी। ये शब्द आज आपके ध्यान में आए होंगे, लेकिन इन विषयों पर बातचीत हमेशा हुई है। चलिए, आपकी बात है, हम मानते हैं, पूरी स्वीकार्यता के साथ मानते हैं, लेकिन सीधे चलते हैं अनीश अहमद साहब के पास। वो भी नागपुर से आते हैं, नागपुर से एमएलए रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। अनीश अहमद जी, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी को कल जो दिल्ली आए, जो बैठक उन्होंने की, प्रचार समिति की मीटिंग ली, अपनी टीम घोषित नहीं कर पाए, क्या ये बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का नतीजा है? और क्या मोदी दिल्ली में कल कोई अपनी छाप छोड़ पाए? नरेंद्र मोदी की जो ये दिल्ली की विजिट थी, ये टोटल फेलियर थी। और मुझे ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो छाप बना हुआ था पहला दिन का, लेकिन जो आडवाणी जी नागपुर में आए आरएसएस हेडक्वार्टर पर और बड़े बड़े आरएसएस के प्रचारकों से मिले, और उसके बाद में वो वापस दिल्ली गए, और जो संदेश गया दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के आरएसएस के अंदर में, दिल्ली की बीजेपी के अंदर में, ये साफ नजर आया कि इस बार नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं। और अभी भी आडवाणी जी का बोलबाल है आरएसएस के अंदर में, और आरएसएस जो कहेगी वही इस पार्टी के अंदर में होगा, इस देश के अंदर में वही होगा जो आरएसएस चाहेगी। डॉक्टर अनिल जैन कुछ जरूर कहना चाहेंगे इस पर आप? आडवाणी जी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। जब तक आडवाणी जी शीर्ष नेता रहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने कयास लगाना बंद करिए। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक रणनीति का सवाल है, कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए सब प्रकार से, सब विचार से रणनीति बनाने की आवश्यकता है, वो बनेगी। और आडवाणी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में ही सारी रणनीतियां बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें कहां, और जहां तक 10 लोगों की बैठक में नरेंद्र मोदी छाए कि नहीं छाए, कोई जलसा था, कोई रैली थी, कोई एसआरसीसी का भाषण नहीं था, ये 10 लोगों की क्लोज डोर मीटिंग में छाने और ना छाने का ये नजरिया आपका हो सकता है। प्रचार समिति की बैठक भी थी, वो प्रेस भी कर सकते थे, वो कुछ कह भी सकते थे लोगों से, पर वो खामोश रहे। अमित शाह से वो अहमदाबाद में मिल सकते थे, शहनवाज हुसैन से कहीं और मिल सकते थे, वरुण गांधी से बैठक नहीं थी, वरुण गांधी से वो अहमदाबाद में मिल सकते थे, बैठक नहीं थी। महामंत्रियों की बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद महामंत्रियों की बैठक थी, वो पहले भी इस बैठक को अटेंड करते आए हैं, क्योंकि अब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते महामंत्रियों से उन्होंने क्या क्या किससे काम कराने हैं वो तय करेंगे। इस दृष्टि से ये बैठक है, होती रहेगी। ये तो लगातार प्रक्रिया है। महामंत्रियों से अब अध्यक्ष काम नहीं कराएंगे, नरेंद्र मोदी काम कराएंगे, मतलब अध्यक्ष की अथॉरिटी को खत्म कर दिया आपने। कैंपेन कमेटी का सवाल है, कैंपेन कमेटी अभी बनी कहाँ है डॉक्टर अनिल जैन? वही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं, कैंपेन कमेटी अभी बनी कहाँ है? नहीं, महामंत्रियों के साथ चर्चा कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते वो कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने चर्चा की है। इसमें कौन नई बात है, पहले भी करी थी। दीपक भाई, मुझे अनीस भाई से कुछ पूछना। हाँ बिल्कुल पूछिए, अनीस जी से पूछिए आप। अनीस भाई, मनीष अवस्थी बोल रहा हूं। जी हमारे मनीष अवस्थी जी तो नागपुर से ही है, मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूं। अनीस भाई, आप जिस जगह से नागपुर मध्य से चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां से संघ अगर पत्थर फेंक दो तो पहुंच जाए, इतनी दूरी पर है। आप मानते हैं कि क्या संघ राजनीति करता है या नहीं करता है? संघ ही राजनीति करता है, और संघ जो कहता है वही पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, नरेंद्र मोदी को भी नागपुर आना पड़ता है, संघ के पास में अपना माथा टिकाने के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर आना पड़ता है। आडवाणी जी अगर नाराज होते हैं तो वह नागपुर आते हैं, और जो नागपुर से ठहराया जाता है वही पूरे देश के अंदर में संदेश होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि मोदी जी पे बहुत सारे आरोप आरएसएस के माध्यम से भी लगे। जो आरएसएस के मुख्य थे वैद्य जी, उन्होंने ये कहा कि गडकरी जी को फंसाने का काम
में मोदी जी का भी हाथ है। ये बात सच है झूठ है मुझे मालूम नहीं, ये आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के एक प्रचारक ने कहा था, लेकिन ये बात तो सच है कि आडवाणी जी जो इनके बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी से भी अच्छा काम, क्योंकि गुजरात तो बहुत अच्छा राज्य रह चुका है, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, और गुजरात से अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर में वहां के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने किया है, ये आडवाणी जी ने कहा है। और इसका मतलब ये सिग्नल उन्होंने दिया है कि नरेंद्र मोदी से अच्छा काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, ये उनके नेता आडवाणी जी ने कहा है। लेकिन ये बात सच है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो आपस की लड़ाई चल रही है, जेडीयू ने मोदी जी के नाम पर छोड़ के चले गए हैं, और जब से जेडीयू अलग हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अलग हो गई है, गिर गई है, जब से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में जो लोग जितनी मजबूती से उनके पीछे खड़े थे, अब वो वहां रुक गए हैं और वो आगे देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में क्या रिएक्शन है, क्या सेकुलर ताकतें इनके साथ में जुड़ने वाली है या नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और ये नरेंद्र मोदी के दुर्भाग्य से देश की राजनीति का सबसे लड़ेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है। आप जवाब दे सकते हैं डॉक्टर अनिल जैन जी, आपने कांग्रेस के करप्शन को खत्म कर दिया, उनके घोटालों को खत्म कर दिया, 10 साल के कुशासन को खत्म कर दिया, मुद्दा अब नरेंद्र मोदी और सांप्रदायिकता की राजनीति होंगे, क्या इसके लिए आपको गुनाहगार न माना जाए? कांग्रेस को एक नया मुद्दा देने की आई? नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन और घोटाले ही रहेंगे। इनकी कोशिश है कि मुद्दा सांप्रदायिकता कर दिया जाए। ये जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो तथाकथित सेकुलरवाद ले आते हैं। इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना ये सेकुलर शब्द है। ये सांप्रदायिकता और सेकुलर शब्द ये जब इनकी मर्जी आती है, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, अपने हिसाब से छोड़ते हैं। इस देश को भ्रष्टाचार, घोटाले और बैड गवर्नेंस, महंगाई, इनसे दूर ले जाने का काम ऐसे लोग करते हैं, और इनका मकसद ही यही है, इसीलिए ये इस तरह की बातें चलाते हैं। अब मुद्दा यही रहने वाला है, मुद्दा यही रहेगा, इनके ये मंसूबे सफल नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस इस दृष्टि से देश में हर स्तर पर पिछड़ जाएगी, ये देखिएगा आप। 120 सीटें बिहार और उत्तर प्रदेश की, जैसा अनीस भाई कह रहे थे, इनमें 120 में कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होने वाली है, आगे आने वाला समय बताएगा। जेडीयू तो अप्रासंगिक हो जाएगी। इस बात को, मुद्दा अभी भी विकास, मुद्दा अभी भी भ्रष्टाचार, मुद्दा अभी भी घोटाले, मुद्दा अभी भी महंगाई, यही रहने वाले हैं। अनिल भाई, आपको लगता है कि ये मुद्दा रहेंगे या नरेंद्र मोदी मुद्दा बन जाएंगे चुनाव का? जेडीयू देखिए, कोशिश कर रहे हैं, मोदी के नाम पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता पार्टी के साथ में रिश्ते तोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी आज कर्नाटका में खत्म हो चुकी है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सारे, अब वेस्ट बंगाल में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों के अंदर में बची है। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए, और वहां पर एक ही मुद्दा रहा उस मीटिंग के अंदर में, सारे महामंत्रियों ने ये कहा कि हम नरेंद्र मोदी को कैसे सेक्युलर बना सकते हैं, और 2 दिन से नरेंद्र मोदी का एक सेक्युलर पिक्चर करने के लिए ये आप उस बैठक में थे क्या अनीस भाई? अनीस भाई, आप उस बैठक में थे क्या? आपको कैसे पता क्या बात हुई? पिक्चर बना, अनर्गल कयास मत लगाइए। आप उस बैठक में नहीं थे, आप अनर्गल कयास मत लगाइए कि क्या बात हुई। अब इनको पता है क्या बात हुई, मुझे तो पता नहीं, लेकिन इनको पता है क्या बात हुई महामंत्रियों की बैठक में। लेकिन ये बात सच है, ये तय करेंगे कि हमारे यहाँ बैठक में बात क्या हुई। ये बात सच है डॉक्टर अनिल जैन की मोदी का एक सेक्युलर फेस तैयार करने की तैयारी हो रही है, और इसीलिए उन्होंने अयोध्या जाने से मना किया महंत नृत्य गोपाल दास के स्वर्ण जयंती महोत्सव में। मोदी का फेस मोदी रहने वाले हैं। मोदी का फेस ना तो कम्युनल था न सेक्युलर हो सकता। ये ना कम्युनल है ना सेक्युलर है। मोदी का फेस मोदी है। इसमें कम्युनल और सेक्युलर की राजनीति कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस चाहती है कि राजनीति देश में कम्युनल और सेक्युलर पर हो जाए। कांग्रेस अपनी नाकामियों से पर्दा डालने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन, घोटाले, संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात, सीबीआई जैसे खाद्यान्न बिल,
इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की जो कार्य पद्धति है, कांग्रेस इससे ध्यान हटाकर, कुशासन और इन सब से ध्यान हटाकर ले देकर एक रटा रटाया नारा सेक्युलर और कम्युनल पर लाना चाहती है। अब देश के लोग समझदार हैं, बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता कि बार बार कम्युनल और सेक्युलर पर लाकर देश को मुद्दों से भटकाया नहीं जा सकता। देखिए, देश इसके लिए जान खड़ा है। हर नवयुवक अब इन बातों को सुनना नहीं चाहता। अगर अपीजमेंट की राजनीति करो आप, तो आप सेक्युलर हैं, और अगर आप सब लोगों को जोड़ने की राजनीति करो तो आप कम्युनल हैं। नरेंद्र मोदी के राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमान आज चुनकर आए स्थानीय निकाय में, लेकिन कितने विधायक थे, कितने मुसलमान विधायकों को टिकट दिया आपने? प्रचारित करते हैं, टोपी नहीं लगाई। अरे डॉक्टर अनिल जैन, कितने मुसलमान विधायक हैं आपके? कितने मुस्लिम विधायक हैं? आप ये बताइए, आपने गुजरात में क्यों स्थानीय चुनाव की राजनीति स्थानीय निकाय से शुरू होती है। स्थानीय निकाय में अब तक किसी भी पार्टी ने इतने मुसलमान चुनाव नहीं लड़ाए और इतने चुनकर नहीं आए जितने भारतीय जनता पार्टी के आज गुजरात में हैं। इस बात शुरुआत प्रेम शुक्ला जी हुई है। अब उन्होंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हिस्सा लेना शुरू किया है। कांग्रेस ने क्या किया है? प्रेम शुक्ला जी, तुरंत उद्धव ठाकरे जी को फोन लगाइएगा आप शो के बाद, दंगे दिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी हिंदुत्व से हटती है तो हम अलग हो जाएंगे। और अब ये तो मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों को आगे ले जाने की, उनको टिकट देने की, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो आप प्रोग्राम से उठ के तुरंत उद्धव ठाकरे जी को फोन लगाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी की छवि सेक्युलर हो चुकी है। दीपक जी, हम किसी की छवि मुसलमान और इतनी कच्ची अवस्था नहीं है। नागरिक के नाते डॉक्टर साहब, सवाल प्रेम शुक्ला जी से मुख्य धारा में ले आए, यही हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में अगर ले आती है तो ये तो हिंदुत्व ही हुआ। यहां सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध है। ठीक बात। आप हिंदू तुष्टीकरण करें ना मुस्लिम तुष्टीकरण करें, आप नरेंद्र मोदी जी से आप अपेक्षा करते हैं कि वो गोल टोपी लगाएं तभी वो सेकुलर होंगे। मुस्लिम नेताओं से आप अपेक्षा नहीं करते कि वो टीका लगाएंगे तभी सेकुलर होंगे। हमको इस मापदंड पर सोचना होगा। हम जब मुस्लिम नेताओं से टीका लगाए बगैर सेकुलर होने की अपेक्षा नहीं करते तो सिर्फ कोई मुस्लिम टोपी नहीं लगा रहा है इसलिए वो कम्युनल हो गया। ये विचार, ये इस तरह का प्रचार, इससे बचने की आवश्यकता है। और सिर्फ दंगे किसी राज्य में हो गए इसलिए वहां का मुख्यमंत्री अगर कम्युनल हो गया तो केबी सहाय से लेकर सत्येंद्र नारायण सिन्हा तक नीतीश कुमार जी सारे लोगों को कम्युनल घोषित कर दें। सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नीतीश जी बड़े करीबी हुआ करते थे, उनको कभी उन्होंने कम्युनल नहीं कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज्य में दंगा हो गया, वो उस समय मुख्यमंत्री थे इसलिए वो कम्युनल हो गए। तो फिर सुधाकर राव नाइक कम्युनल क्यों नहीं हो गए? फिर राजीव गांधी क्यों कम्युनल नहीं हो गए? इसका जवाब अनीस अहमद से ले लेते हैं। इसका जवाब अनीस अहमद से ले लेते हैं। अनीस अहमद जी, ये कहना है एक विषय 1984 में कांग्रेस को नहीं दे रहा है। इस समय अनीस जी जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। सुधाकर राव नाइक क्यों कम्युनल नहीं है? उनके राज्य में भी दंगे हुए बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद। देखिए, सुधाकर राव नाइक के समय जो दंगे हुए वो किसने कराया? वो नरेंद्र मोदी के सोच के लोगों ने कराया। राजीव गांधी के समय पर ये कह रहे हैं कि दंगे हुए, राजीव गांधी के समय पर कभी भी दंगे नहीं हुए। मैं साबित कर सकता हूं। और अगर दंगे हुए, दंगे नहीं हुए नरेंद्र मोदी के राज में, क्या कैसी फूड सिक्योरिटी पर अध्यादेश के बाद विपक्ष से आर या पार के मूड में कांग्रेस। इंडिया न्यूज पर अजय माकन बोले, बिल का लोकपाल विधेयक जैसा नहीं होने देंगे हाल। संसद में जो भी विरोध करेगा वो गरीबों के मुंह से निवाला छीनेगा। मोदी के हाईटेक चुनाव के प्लान पर कांग्रेस का बड़ा हमला। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अजय माकन ने मोदी की ऑनलाइन आर्मी को फर्जी बताया। कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं बीजेपी के लिए चुनौती। मिशन 2014 की रणनीति बनाने से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की संघ के सामने पेशी। आज आरएसएस आलाकमान के साथ आडवाणी की मैराथन बैठक। कल राजनाथ और परसों मोदी जाएंगे नागपुर।
कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस के कदमों में गिरे हेमंत सोरेन। सरकार बनाने से पहले चुनावी गठबंधन बना। 24 घंटे में दूसरी बार सोरेन से नहीं मिली सोनिया। बिहार और झारखंड में कांग्रेस आरजेडी से नहीं करेगी गठबंधन।